हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। इब्ने सफ़ी साहब की जासूसी दुनिया सीरीज़ का नावल मौत की आंधी। इस समय दिलकशा होटल के बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग हंसी मुस्कुराहट और धीमी धीमी बातों के माहौल में डूबे हुए थे। सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। हालांकि अभी सिर्फ 7 बजे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी रात हो चुकी हो। हॉल के स्टेज पर एक मिस्री नाचने वाली नाच रही थी। उसका नाच कुछ खास नहीं था, बस सामान्य सा था। वह भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। वह भी हाल ही में इस शहर में आई थी और उसने 2 महीने के लिए दिलकशा होटल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। वो वहीं रहती भी थी और उसने 2 अच्छे और बड़े कमरे किराए पर ले रखे थे। वो लगातार नाच रही थी। ऑर्केस्ट्रा की उदास धुन से लग रहा था कि वो कोई दुख भरा नृत्य कर रही है, लेकिन वहाँ बैठे लोगों के लिए वह सब समझना मुश्किल था। हॉल में बैठे लोग तो बस उसके बदन की नुमाइश देखने में दिलचस्पी ले रहे थे। वो बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन जवान ज़रूर थी। उसका खिलता हुआ गेरुआ रंग ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई चमक छुपी हो, और नाचते समय तो ऐसा लगता था जैसे वो चमक फूट पड़ेगी। उसने उस वक्त सफ़ेद साटन की चमकदार और ढीली ढाली शलवार पहन रखी थी, जिसके पायचे टखनों के पास आकर बिल्कुल तंग हो गए थे। गले में एक छोटी सी जैकेट थी, जिस पर चमकदार तारों से कढ़ाई की गई थी। जब वह गोल घेरा बनाकर झूमते हुए नाचती तो कई लोग ठंडी सांसें भरते हुए कुर्सियों की पीठ से टिक जाते। इस पूरे जमावड़े में सिर्फ एक नौजवान बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था। उसने नए फैशन का एक महंगा सूट पहन रखा था, लेकिन उसकी बेचैनी और घबराहट से साफ पता चल रहा था कि वह ऐसे कपड़ों का आदी नहीं है। वो बार बार अपने टाई की गांठ को ऐसे छूता जैसे उसकी गर्दन में दर्द हो रहा हो। वह एक छोटी सी मेज़ पर अकेला बैठा था। सामने बियर की बोतल और एक गिलास रखा हुआ था। नर्तकी नाचते नाचते पर्दे के पीछे चली गई और हॉल तालियों से गूंज उठा। उस नौजवान ने अपने माथे से पसीने की बूंदें पोंछी और कुर्सी की पीठ से टिक कर बैठ गया। वो बार बार अपनी कलाई की घड़ी की तरफ देख रहा था। कभी कभी वो घबराई हुई नज़रों से अपने आसपास बैठे लोगों को भी देख लेता था। थोड़ी देर बाद ऑर्केस्ट्रा की धुन फिर गूंजने लगी और नर्तकी इस बार हाथ में खंजर लिए घुंघरुओं की आवाज़ के साथ स्टेज पर दिखाई दी। इस बार उसके नाच में उदासी की जगह एक जंगली सी तेजी और उग्रता थी। तबले की थाप पर उसके पूरे शरीर में झटकी सी हरकत पैदा हो जाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नाचते नाचते अपने काल्पनिक दुश्मनों पर पूरी ताकत से वार कर रही हो। बेचैन नौजवान के चेहरे का रंग उड़ने लगा और वह मेज़ पर कोहनियाँ टिकाकर आगे की ओर झुक गया। उसके माथे पर फिर से पसीने की छोटी छोटी बूंदें उभर आई। वक्त गुजरता जा रहा था। हॉल धीरे धीरे खाली होने लगा। 11 बजे तक बहुत कम लोग रह गए, लेकिन वह नौजवान अब भी वहीं बैठा था। फिर नाच खत्म हो गया। ऑर्केस्ट्रा की धुनें खामोशी में खो गई। नर्तकी ऊपर वाली मंजिल पर अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद वह नौजवान भी लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों से चढ़ने लगा। उसकी ये लड़खड़ाहट नशे से ज़्यादा डर और बेचैनी की वजह से थी। साफ लग रहा था कि वो बहुत डरा हुआ है। नर्तकी का नाम हसीना था। अपने कमरे में आकर वो पूरे कद वाले आईने के सामने खड़ी हो गई। काफ़ी देर तक वह चुप खड़ी रही। फिर उसने मेज़ की दराज से एक शीशी निकाली, एक गिलास में पानी लिया और उस शीशी से कोई तरल उसमें मिला दिया। कुछ ही पलों बाद ऐसा लगने लगा जैसे उसकी आंखें नशे से भारी होती जा रही हो। वो फिर आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी जैकेट उतार कर फेंक दी, बाल खोल दिए। आधी खुली हालत में वह अजीब तरह से हंस रही थी। आईने में खुद को देखकर तरह तरह के चेहरे बनाती रही। फिर उसने कुछ सिक्के मुट्ठी में दबाकर हवा में उछाले और फर्श पर घुटनों के बल बैठकर उन्हें देखने लगी।
सब पट। वह बड़बड़ाई, एक भी चित नहीं, अभी वक्त नहीं आया। खैर, मैं इंतज़ार करूंगी। फिर वह कुछ देर तक वही बैठी झूमती रही। उसके बाद उसने अपनी शलवार के नाड़े में छिपा हुआ एक सफ़ेद रुमाल निकाला। उसे चूम कर बोली, ए पवित्र अमानत, मैंने अब तक तेरी हिफाजत की है। मैं वादी नील की बेटी हूँ, बदला लेकर रहूँगी। वो खून जो समंदर की रेत पर बहाया गया, जिसका एक कतरा मैं भी हूँ, वो खून इंसाफ चाहता है। उसकी आवाज़ धीरे धीरे डरावनी होती जा रही थी। वो खून मुझे पुकार रहा है, नाहक बहाया गया खून। मैं कितना रोई थी। मैंने जिल्लत भरी जिंदगी जी। मुझे मजबूरी में अपना सम्मान बेचना पड़ा। काश जल्दी वो मौका आए जब मैं इस पवित्र अमानत को आग के पास ले जाऊं। बदला, मेरी रूह बदले के लिए तड़प रही है। उसी समय वह घबराया हुआ नौजवान दबे पांव उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में चमकता हुआ खंजर था। वो बहुत धीरे धीरे नर्तकी के पीछे पहुंच गया। उसे खबर तक नहीं हुई, लेकिन खुद वह डर से कांप रहा था। उसने एक हाथ से नर्तकी का रुमाल छीन लिया और दूसरे हाथ से उस पर खंजर से वार किया। नर्तकी चीख कर पलटी, लेकिन अगले ही पल वह नौजवान कमरे से बाहर भाग चुका था। मेरा रुमाल! नर्तकी चीख उठी। वह डरी हुई नज़रों से सामने पड़े खंजर को देख रही थी। घबराहट में वह वार से बच गई थी। कुछ पल तक वह सदमे में बैठी रही, फिर अचानक चीखती हुई दरवाजे की ओर भागी। थोड़ी ही देर बाद वह आधी खुली हालत में पूरे हॉल में चिल्लाती फिर रही थी, मेरा रुमाल! मेरा रुमाल! लोग अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर उसके चारों तरफ इकट्ठा होने लगे। शायद इसे ज़्यादा चढ़ गई है, एक आदमी हंसते हुए बोला। लगता तो यही है, दूसरे आदमी ने कहा। अचानक बाहर फुटपाथ पर पिस्तौल चलने की आवाज़ आई और फिर एक चीख गूंज उठी। लोग नर्तकी को छोड़कर उस तरफ दौड़ पड़े। फुटपाथ पर भीड़ जमा हो गई थी। वही नौजवान जो नर्तकी का रुमाल लेकर भागा था, खून से लथपथ पड़ा था। नर्तकी भी भीड़ को चीरती हुई उसके पास पहुंच गई। यही था, यही था, वो चीखी। लेकिन मेरा रुमाल? ओह, तुम इस हालत में यहाँ भी आ गई, होटल के मैनेजर ने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगा। लेकिन वह लगातार चिल्ला रही थी, मेरा रुमाल! मेरा रुमाल! मैनेजर उसे उसके कमरे में ले जाकर बंद कराया। बाहर फुटपाथ पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। घायल नौजवान गहरी गहरी सांसें ले रहा था। गोली उसके सीने में लगी थी। उसे अस्पताल ले जाने का इंतज़ाम किया ही जा रहा था कि उसने दम तोड़ दिया। सड़क पर ड्यूटी कर रहे 2-3 कांस्टेबल भी वहाँ पहुँच गए। उनमें से एक कोतवाली फ़ोन करने चला गया और बाकी कांस्टेबल लाश के पास से भीड़ हटाने लगे। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। कोतवाली इंचार्ज इंस्पेक्टर जगदीश कार से उतरा। लोग लाश के पास से हट गए। राहगीरों ने घटना बतानी शुरू की और फिर किसी ने आधी खुली हालत में भागती हुई नर्तकी का भी जिक्र किया। जगदीश ने लाश को 2 सब इंस्पेक्टरों की निगरानी में छोड़ा और खुद होटल के मैनेजर के पास पहुंचा। जी हाँ, वेटर का कहना है कि वह यहीं से निकला था, होटल के मैनेजर ने कहा। और वह औरत? जगदीश ने पूछा। वो शायद ज़्यादा पी गई है, मैनेजर बोला। मैंने उसे उसके कमरे में बंद कर दिया है। क्या इससे पहले भी वह इस हालत में बाहर निकली है? जगदीश ने पूछा। कभी नहीं, मैनेजर ने जवाब दिया। जगदीश ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो मैनेजर के साथ मिस्री नर्तकी के कमरे में पहुंचा। वह आधी बेहोशी की हालत में ज़मीन पर सीधी पड़ी थी। शायद वो बेहोश हो चुकी थी।
जगदीश ने उसके शरीर पर चादर डाली। जगदीश कमरे का जायजा लेने लगा। जमीन पर कुछ पैसे पड़े हुए थे। पास ही एक चमकदार खंजर और एक खाली शीशी भी पड़ी थी। उसने रुमाल से शीशी उठाई और उसे अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा। ब्रोमाइड, वो शीशी का लेबल पढ़ते हुए बोला। तो इसने ब्रोमाइड पिया है। फिर वो मैनेजर की तरफ मुड़कर बोला, क्या आपको पता था कि वो ब्रोमाइड इस्तेमाल करती थी? भला मैं उसके बारे में क्या जान सकता हूँ? मैनेजर ने जवाब दिया। वो यहाँ कब से रह रही है? लगभग 1 हफ्ते से। इस दौरान क्या आपको उसका कोई व्यवहार संदिग्ध लगा? जगदीश ने पूछा। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, मैनेजर ने कहा। क्या वो आदमी कभी उसके साथ देखा गया था जिसकी लाश आपने अभी देखी? जगदीश ने पूछा। मुझे अफसोस है, इस बारे में मेरी जानकारी बहुत कम है, मैनेजर बोला। ठहरिए, मैं उस वेटर को बुलाता हूँ जो इन कमरों की देखभाल करता है। थोड़ी देर बाद वेटर आ गया। तुम्हारा नाम? जगदीश ने सख्त नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। और यहाँ कब से काम कर रहे हो? लगभग 1 साल से। तुमने उस आदमी की लाश देखी? जी हाँ। क्या वो यहाँ का नियमित ग्राहक था? जी नहीं, मैंने उसे आज पहली बार यहाँ देखा था। ये तुम कैसे कह सकते हो? हो सकता है वो पहले भी यहाँ आया हो, जगदीश ने कहा। हो सकता है, लेकिन मैंने उसे पहली बार ही देखा था। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? ये एक बड़ा होटल है, दिन भर में सैकड़ों लोग आते होंगे। क्या तुम उनमें से किसी को एक बार देखकर फिर यह कह सकते हो कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है? जगदीश ने पूछा। जी नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है, वेटर ने कहा। फिर इस आदमी के बारे में तुम इतने यकीन से क्यों कह रहे हो? जगदीश ने फिर सवाल किया। साहब, बात दरअसल यह है कि मैं बहुत समय से होटलों में वेटर का काम कर रहा हूँ। अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जो बियर में सोडा मिलाकर पीता हो। क्या मतलब? जगदीश चौंक कर बोला। वो बियर में सोडा मिलाकर पी रहा था और उसके अंदाज से लग रहा था जैसे उसने ज़िंदगी में पहली बार किसी बड़े होटल में कदम रखा हो, वेटर ने बताया। अच्छा? जगदीश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं ही उसकी टेबल पर था, वेटर ने कहा। उसने हकलाते हुए बियर और सोडा मंगवाया था। उसके बोलने के तरीके से भी नहीं लगता था कि वो कोई पढ़ा लिखा आदमी है। क्या तुमने उसे कभी इस औरत के साथ देखा था? जगदीश ने बेहोश नर्तकी की तरफ इशारा करते हुए पूछा। जी नहीं। क्या वो कभी इसके कमरे में भी आता जाता देखा गया? नहीं, मुझे तो ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। जगदीश सोचते हुए बोला। इस नर्तकी के बारे में तुम क्या जानते हो? वेटर उसकी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे वो सवाल समझ नहीं पाया हो। क्या तुम इन्हीं कमरों की देखभाल करते हो? जी हाँ। क्या यहाँ इन कमरों में कोई उससे मिलने आता था? बहुत लोग आते थे, लेकिन वो किसी से नहीं मिलती थी। उसकी कोई ऐसी हरकत जो तुम्हें शक वाली लगी हो? जगदीश ने पूछा। वेटर कुछ देर सोचने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात को कहने या न कहने के बीच उलझा हुआ हो। हालांकि ये एक वेटर के लिए ठीक नहीं है, वो झिझकते हुए बोला। लेकिन कभी कभी मैं उसके कमरे में झांक लिया करता था। इतना कहकर वो रुक गया और घबरा कर मैनेजर की तरफ देखने लगा। कहो, रुक क्यों गए? मैनेजर ने कहा। बेहतर होगा कि आप हमें अकेले में बात करने दें, जगदीश ने मैनेजर से अंग्रेजी में कहा। हो सकता है बाद में फिर आपको बुलाना पड़े। ठीक है, मैनेजर बोला और नीचे चला गया। हाँ, अब बताओ, जगदीश ने नरमी से कहा। मैनेजर साहब के सामने मेरी ज़ुबान रुक गई थी। ये स्वाभाविक है। मैं कैसे कहता कि मैं किराएदारों के कमरों में झांकता हूँ? वेटर बोला। ठीक है, आगे बताओ, जगदीश बेचैनी से बोला। कभी कभी वो ऐसी हरकतें करती थी कि मुझे उसके कमरे में झांकना पड़ता था। उसका रोज़ का तरीका था कि वो रात को कार्यक्रम के बाद अपने कमरे में आकर कुछ पीती थी,
फिर या तो लगभग पूरी तरह कपड़े उतार देती थी या सिर्फ शलवार में रह जाती थी। उसके बाद वह कुछ पैसे हवा में उछालती और ज़मीन पर बैठ जाती, फिर एक रुमाल निकालकर उसे देर तक चूमती रहती और साथ ही कुछ बड़बड़ाती भी रहती थी। कई बार वह पागलों की तरह हंसने लगती और अजीब तरह से हरकतें करने लगती थी। वेटर चुप हो गया। क्या वह इस हालत में कभी बाहर भी निकलती थी? जगदीश ने पूछा। मुझे तो ऐसा कोई मौका याद नहीं, वेटर ने कहा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, जगदीश ने वेटर से कहा। फिर अपने पास खड़े सब इंस्पेक्टर से बोला, अजीब मामला है, रुमाल का जिक्र इसने भी किया है और वह औरत भी मेरा रुमाल चिल्लाती हुई कमरे से बाहर आई थी। तो क्या सच में वह उसका रुमाल छीन कर भागा था? एक तो ये बात ही अजीब है कि वह बियर में सोडा मिलाकर पी रहा था, और दूसरी ये कि वह रुमाल छीन कर भागा और फिर किसी ने उसे मार भी दिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मामला वाकई अजीब है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। ठीक है, तुम यही कमरे में रहो, यहाँ की कोई चीज़ अपनी जगह से न हिले, और अगर इस दौरान ये होश में आ जाए तो इसे यही रोके रखना। जगदीश ने हिदायत दी और नीचे चला गया। सब इंस्पेक्टर कमरे में फैली चीज़ों को हैरानी से देख रहा था। फिर उसकी नज़र बेहोश नर्तकी के चेहरे पर टिक गई। अचानक उसे लगा जैसे बगल वाले कमरे में कोई औरत चीख रही हो, मुझे छोड़ दो वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी। फिर ऐसा लगा जैसे दो लोग आपस में झगड़ रहे हो। औरत की आवाज़ फिर सुनाई दी, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज़ दब गई, जैसे किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया हो। सब इंस्पेक्टर तुरंत कमरे से बाहर निकला, लेकिन आवाज़ आई कहाँ से? पास वाले दोनों कमरे तो बाहर से बंद थे। वह आगे बढ़ा। पूरा बरामदा सुनसान था। शायद वहाँ ठहरे लोग नीचे चले गए थे हत्या की घटना देखने। वो वापस लौटने ही वाला था कि अचानक एक औरत की तेज़ चीख सुनाई दी। यह आवाज़ उसी नर्तकी के कमरे से आई थी। सब इंस्पेक्टर दौड़ता हुआ अंदर गया और ये देखकर उसकी खुद चीख निकल गई। वही खंजर जो पहले ज़मीन पर पड़ा था अब नर्तकी के सीने में धंसा हुआ था। वो तड़प रही थी। उसने 2-3 बार आंखें फाड़ कर सब इंस्पेक्टर की तरफ देखा, फिर उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। वो मर चुकी थी। सब इंस्पेक्टर भागता हुआ नीचे गया। इंस्पेक्टर जगदीश घबरा गया। वह सब इंस्पेक्टर पर बरस पड़ा, आखिर तुम उसे छोड़कर बाहर गए ही क्यों? उसने होटल के सारे दरवाजे बंद करवा दिए और हर जगह अच्छी तरह तलाश करवाई, लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसे शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सके। ऊपर के कमरों में उस नर्तकी के अलावा कोई दूसरी औरत थी ही नहीं। फिर वह आवाज़ कहाँ से आई? जगदीश घबराने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिरकार उसके पास एक ही रास्ता बचा, एशिया के मशहूर और जवान जासूस इंस्पेक्टर फरीदी को फ़ोन करना। लेकिन उस समय रात का 1 बज रहा था। क्या फरीदी इस वक्त आराम छोड़कर आएगा? उसने सोचा, मगर कोई उपाय भी नहीं था। आखिर उसने फरीदी को फ़ोन कर दिया। सुबह के 7 बजे थे। सर्दी बहुत तेज़ थी। इंस्पेक्टर फरीदी अपने कमरे में आग के पास बैठा ऊँघ रहा था। पिछली रात वह सोने ही जा रहा था कि उसे फ़ोन पर जगदीश का संदेश मिला और फिर उसने बाकी रात दिलकशा होटल में ही गुजारी। ये उसके लिए पहला मौका नहीं था कि किसी घटनास्थल पर वह किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सका हो, लेकिन इस बार हालात की उलझन और अजीबपन की वजह से उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। ये बात उसके लिए बहुत हैरान करने वाली थी कि एक रुमाल के कारण 2 हत्याएं हो गई और उस मिस्री नर्तकी का अजीब व्यवहार। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ाए। मामला बेहद दिलचस्प था, लेकिन उतना ही उलझा हुआ भी। उधर हमीद अभी तक घर नहीं लौटा था। वह रात से ही गायब था। पिछले कुछ दिनों से उसका व्यवहार भी अजीब हो गया था। वह देर रात को घर आता और कभी कभी तो सुबह ही दिखाई देता। फरीदी को लगा कि शायद वो फिर किसी इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया है।
उसने कई बार उससे इस भटकाव की वजह पूछी, लेकिन हमीद ने कभी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस समय फरीदी यही सोच रहा था कि अगर हमीद उसके साथ होता तो शायद पिछली रात ही किसी न किसी तरह इस रहस्य की तह तक पहुंच जाता, क्योंकि कई बार उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकतें भी अनजाने में किसी बड़ी सच्चाई को सामने ले आती है। वह आकर आग के सामने बैठा रहा। इस दौरान नौकर आया, आग में कुछ और कोयले डालकर चला गया, लेकिन उसे इसकी खबर तक न हुई। वो सिर्फ सोचता ही रहा और इस सोच ने उसे अपने आसपास के माहौल से बिल्कुल बेखबर कर दिया था। तभी बरामदे में कदमों की आहट सुनाई दी। हमीद घबराया हुआ कमरे में दाखिल हुआ। फरीदी अब भी उसी तरह खामोशी से बैठा हुआ था। हमीद उसके पास गया और झुककर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। फरीदी ने अचानक आंखें खोल दी। हमीद घबरा कर पीछे हट गया। उसकी आंखें लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें अंगारे जल रहे हो। कहाँ थे तुम? फरीदी ने सख्त लहजे में पूछा। हमीद बिना कुछ बोले उसके पास आकर बैठ गया। फरीदी ने घूर कर कहा, ठीक ठीक बताओ, कहाँ गए थे? मैं ठीक हूँ, हमीद ने धीरे से कहा। आप फिक्र न करें, बेवकूफ़ी मत करो, सीधा जवाब दो, फरीदी ने तेज़ आवाज़ में कहा। हमीद कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं बस यूं ही बाहर गया हुआ था। मुझसे बात छिपाने की कोशिश मत करो, फरीदी ने कहा। मामला बहुत गंभीर है। हमीद ने नज़रें झुका ली। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। खबर में ये भी है कि इंस्पेक्टर फरीदी इस केस में दिलचस्पी ले रहे हैं, हमीद ने कहा। मैं तो इन अखबार वालों से तंग आ गया हूँ, फरीदी ने झुंझला कर कहा। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि मैं भी रुमालों के चक्कर में फंसा हुआ हूँ, हमीदी बोला। क्या मतलब? फरीदी चौंक पड़ा। तुम रात कहाँ थे? हाई सर्कल नाइट क्लब में, हमीद ने जवाब दिया। लेकिन ये रुमालों का चक्कर क्या है? फरीदी ने पूछा। वही बताने जा रहा था, हमीद बोला। मैं 4 दिन से एक ऐसे आदमी के पीछे लगा हूँ जो औरतों के रुमाल चुराता है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वह कोई मामूली आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक साधारण चोर या जेब कतरे की तरह फैशनेबल औरतों के रुमाल उड़ा लेता है। आखिर वो है कौन? फरीदी ने दिलचस्पी से पूछा। एक इज्जतदार अंग्रेज, सर मुथाल युर्थ। सर मुथाल? फरीदी बुदबुदाया और अचानक खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर छुपी हुई बेचैनी साफ दिख रही थी। सर मुथाल, उसने फिर से दोहराया और हमीद की तरफ मुड़कर बोला, क्या तुमने उसे रुमाल चुराते हुए देखा है? मैं तो कह रहा हूँ कि कई दिनों से देख रहा हूँ। उसने क्लब में ही दर्जनों औरतों के रुमाल चुराए होंगे। और तुम लगातार उसका पीछा करते रहे? फरीदी ने पूछा। ये तो स्वाभाविक था। किसी बड़े आदमी को इतनी घटिया हरकत करते देखकर हैरानी होती है। और फिर रुमाल की कीमत ही क्या है? अगर कोई अमीर और नामी आदमी ऐसी हरकत करे तो इंसान ज़रूर इसकी वजह जानना चाहेगा। लेकिन अफसोस, मैं अब तक उसकी वजह नहीं समझ सका। क्या कल रात भी तुम उसके पीछे थे? फरीदी ने पूछा। इस वक्त तक? फरीदी ने पूछा। करीब 2 बजे तक, हमीद बोला। वह लगभग 2 बजे क्लब से उठा था। वो वहाँ इतने समय तक क्या करता रहा? फरीदी ने पूछा। ब्रिज खेल रहा था, लेकिन कल रात उसने किसी का रुमाल नहीं चुराया। हालांकि उसे कई मौके मिले थे। वह क्लब में कब से था? 9 बजे से। और इस दौरान वह कहीं बाहर नहीं गया? नहीं। फरीदी गहरी सोच में पड़ गया। वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। तुम जानते हो सर मुथाल कौन है? उसने अचानक मुड़कर पूछा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो एक खिताब वाला आदमी है और यहाँ घूमने आया है, हमीद ने कहा। उसने मिस्र के प्राचीन इतिहास पर एक किताब भी लिखी है, फरीदी बोला। लिखी होगी, हमीद ने लापरवाही से कहा।
मुझे तो उसकी इस अजीब हरकत में दिलचस्पी है। और वह असली अंग्रेज़ भी नहीं है, असल में वह जर्मन है। उसे अपने नाना से यह खिताब और जायदाद विरासत में मिली है। उसका नाना अंग्रेज़ था। तो क्या वह असली अंग्रेज़ नहीं होने की वजह से रुमाल चुराता है? हमीद ने हल्के तंज में पूछा। ये बात इतनी अहम नहीं है जितनी उसकी मिस्र के पुरातत्व पर लिखी किताब, फरीदी ने गंभीरता से कहा। इन दोनों बातों का आपस में क्या संबंध? हमीद ने हैरानी से पूछा। वही संबंध जो एक मिस्री नर्तकी के रुमाल और उस रुमाल चुराने वाले आदमी के बीच हो सकता है, फरीदी बोला। ओह, हमीद उछल पड़ा। तो आप इतनी दूर तक पहुंच गए? मैं सोच रहा था कि इस शहर में अचानक रुमाल चोरी की घटनाएं क्यों बढ़ गई है। फरीदी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह फिर गहरी सोच में डूब गया। रुमाल का मामला सिर्फ मजाक या नशे की हरकत नहीं लगता, वो धीरे से बोला। इसकी ज़रूर कोई अहमियत है। अहमियत हो या न हो, बेचारे उस आदमी की तो जान चली गई, हमीद बोला। मैं जानता हूँ, फरीदी मुस्कुराया। अगर वो औरतों के रुमाल नहीं चुराता तो शायद तुम उसका पीछा भी नहीं करते, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। असल में यही बात मुझे कई रातों से परेशान कर रही थी कि वह सिर्फ औरतों के ही रुमाल क्यों चुराता है। लेकिन तुम्हारी इसी बेवकूफ़ी ने मुझे एक रास्ता दिखा दिया, फरीदी हंसते हुए बोला। और ये भी साफ कर दूँ कि अब मैं इस मामले से पीछे नहीं हट सकता, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। खैर, आज रात तुम मुझे क्लब तक ले चलोगे? फरीदी ने कहा। लो, अब मुसीबत शुरू, हमीद ने मजाक में कहा। कल तक तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी, खुद रात रात भर घूमते रहे, और अब मेरा साथ देना भारी लग रहा है, फरीदी ने मुस्कुराकर कहा। अभी तो मुझे भूख लगी है, हमीद बोला और कमरे से बाहर चला गया। फरीदी भी उठकर बरामदे में आ गया। नहाने धोने के बाद वह नाश्ता करने चला गया। ऑफिस में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली। हसीना की मौत ब्रोमाइड ज़्यादा पी लेने से हुई थी और उस नौजवान की मौत तो साफ थी, गोली लगने से। करीब 2 बजे जगदीश ने फ़ोन पर फरीदी को बताया कि वो नौजवान अनपढ़ था। उसके साथियों से पूछताछ में पता चला कि हादसे वाली शाम एक अच्छे कपड़े पहने आदमी उसे उसके घर से बुलाकर ले गया था, लेकिन वे लोग उस आदमी का हुलिया ठीक से नहीं बता सके। फरीदी ने यह सुनकर कोई ख़ास हैरानी नहीं जताई। उसे पहले ही अंदाज़ा हो गया था वेटर की बातों से कि वह नौजवान सीधा साधा था और उसे किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था और फिर उसे मार दिया गया ताकि असली अपराधी या अपराधियों का राज खुल न सके। हसीना का कत्ल भी उसी कड़ी का हिस्सा लग रहा था। असल में सारी उलझन उस रुमाल की वजह से थी, जिसकी वजह से 2 जानें जा चुकी थी। आखिर वो रुमाल कैसा था? फरीदी पूरे दिन इसी पहेली को सुलझाने में लगा रहा। शाम करीब 7 बजे वह हमीद को साथ लेकर घर से निकला। रात 9 बजे तक दोनों इधर उधर घूमते रहे। फिर उन्होंने हाई सर्कल नाइट क्लब का रुख किया। इस क्लब में ज़्यादातर ऊंचे तबके के लोग आते थे, सरकारी अफसर, बड़े व्यापारी और समाज के रसूखदार लोग। यहाँ तक कि कानून के रखवाले भी यहाँ आकर ऐश करते थे, जो बाहर कानून की बातें करते थे। शहर की बड़े घरानों की औरतें भी यहाँ आकर मौज मस्ती करती थी। यहाँ हर तरह की गतिविधि होती थी, लेकिन सब कुछ कानूनी दायरे में दिखाया जाता था। फरीदी और हमीद एक खाली मेज़ पर बैठ गए। वेटर उनके पास आया। फरीदी ने खाने पीने की चीज़ें और ताश के पत्तों का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद दोनों फ्लश खेलने लगे। लगभग 1 घंटे बाद एक नौजवान जोड़ा भी उनके साथ खेल में शामिल हो गया। 11 बज गए, लेकिन सर मुथाल का कहीं पता नहीं था। फरीदी की बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर उसने खेल खत्म कर दिया। असल में वह उस जोड़े से पीछा छुड़ाना चाहता था। खेल खत्म होने पर वह दोनों दूसरी मेज़ पर चले गए। फरीदी ने सिगार जलाया और कुर्सी से टिक कर बैठ गया। हमीद उठकर स्मोकिंग रूम और दूसरे कमरों में घूमने चला गया। जब वो वापस आया तो फरीदी अपनी जगह पर नहीं था। हमीद बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। तभी एक वेटर आया और बोला, आपके साथी कह गए हैं कि आप उनका इंतज़ार न करें।
हमीद झुंझला गया। का क्या मतलब हुआ? अब क्या वह बेवकूफ़ों की तरह चुपचाप घर लौट जाए? और अगर फरीदी कार लेकर चला गया हो तो क्या वो पैदल जाएगा? आखिर उसने फैसला किया कि वो घर नहीं जाएगा। वो फिर एक मेज़ पर जाकर फ्लश खेलने बैठ गया। हालांकि उसे फ्लश खेलना ठीक से नहीं आता था, लेकिन वक्त काटने के लिए वो वहीं बैठा रहा। आखिर वक्त काटने के लिए कुछ तो करना ही था। घर जाकर भी वो क्या करता? वैसे भी उसे पिछले कुछ दिनों से रात भर जागने की आदत हो गई थी। करीब 12 बजे सर मुथाल क्लब में दाखिल हुआ। उसने काले रंग का सूट पहन रखा था और सिर पर नीली फेल्ट हैट थी। सर मुथाल मध्यम कद का मजबूत शरीर वाला आदमी था। उसकी उम्र 40 और 50 के बीच लगती थी। उसके साथ एक और अंग्रेज था। दोनों एक खाली मेज़ के पास जाकर बैठ गए। मुथाल ने चारों तरफ एक नज़र दौड़ाई और पास खड़े वेटर से कुछ कहा। थोड़ी देर बाद वेटर शराब की बोतल और गिलास लेकर आया। दोनों ने गिलास भरे, आपस में हल्का सा टकराए और फिर पीने लगे। धीरे धीरे वे शराब पीते रहे और आपस में कुछ बातें भी करते रहे। बोतल खत्म होने के बाद सर मुथाल काउंटर पर गया, पैसे चुकाए और फिर दोनों लड़खड़ाते हुए बाहर निकलने लगे। इसी दौरान हमीद अपनी मेज़ छोड़कर दूसरी तरफ खिसक गया और जैसे ही वे बाहर निकले वो साये की तरह उनके पीछे लग गया। हमीद ने सोचा था कि शायद वे कार से आए होंगे, लेकिन उसका अंदाज़ा गलत निकला। वे पैदल जा रहे थे। सर मुथाल का साथी नशे में बुरी तरह लड़खड़ा रहा था। मुथाल उसे सहारा देकर चला रहा था। अगर वह सहारा न देता तो शायद वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। उसका साथी बड़ा अजीब सा दिखता था। वह अंग्रेज़ तो था, लेकिन उसकी दाढ़ी बिल्कुल हिंदुस्तानी साधुओं जैसी थी, घनी, बेतरतीब, जैसे कभी काटी ही न गई हो। हमीद के लिए उसकी ये दाढ़ी ख़ास तौर पर एक पहेली बन गई थी। उसने बहुत से अंग्रेज़ों को दाढ़ी रखते देखा था, लेकिन इस तरह की लापरवाही कभी नहीं देखी थी। हमीद उनका पीछा कर रहा था। जब तक वे लोग मुख्य सड़क पर चलते रहे उसे काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ी, क्योंकि सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभे उसे छिपने का मौका कम दे रहे थे। अचानक वे लोग सड़क छोड़कर बाईं तरफ मुड़ गए। यह एक संकरी और अंधेरी गली थी। दोनों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें थीं। वहाँ इतना अंधेरा था कि आगे चलते हुए लोग साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। अब हमीद सिर्फ उनके कदमों की आवाज़ सुनकर उनका पीछा कर रहा था। हमीद उनका पीछा करता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। गली के आखिर में हल्की रोशनी में उसे सिर्फ एक ही आदमी दिखाई दिया, सर मुथाल। लेकिन उसका साथी, वो कहाँ गया? वह अचानक कैसे गायब हो गया? कदमों की आवाज़ तो एक पल के लिए भी बंद नहीं हुई थी। आखिर सर मुथाल ने उसे कहाँ और कैसे छोड़ा? हमीद समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे, लेकिन फिर भी वो बिना सोचे समझे सर मुथाल का पीछा करता रहा। अब वे फिर एक सड़क पर आ गए थे। यहाँ छिपने की कोई जगह नहीं थी। बिजली के खंभों की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी, इसलिए हमीद काफ़ी दूरी बनाकर उसके पीछे चल रहा था। अचानक एक कार उसके पास से गुजरी और सर मुथाल के पास जाकर रुक गई। सर मुथाल उसमें बैठ गया और कार तुरंत आगे बढ़ गई। सड़क फिर से सुनसान हो गई। हमीद कुछ पल वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर वापस उसी अंधेरी गली में लौट आया जहाँ से वह उनका पीछा करते हुए आया था। उसने जेब से एक छोटी टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी में रास्ता देखने लगा। अभी उसने आधी ही गली पार की थी कि अचानक उसे रुकना पड़ा। टॉर्च की रोशनी में एक आदमी औंधे मुंह ज़मीन पर पड़ा था। हमीद तुरंत उसके पास पहुंचा। उसके मन में ख्याल आया, क्या सर मुथाल ने उसे यहाँ छोड़ दिया? वो उसे सीधा करने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके मुंह से हैरानी की चीख निकल गई। वह सर मुथाल का साथी नहीं था, बल्कि कोई दूसरा अंग्रेज़ था। उसके सिर से ताज़ा खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सिर पर गहरी चोट लगी हो और वो बेहोश हो गया हो। हमीद ने इधर उधर टॉर्च की रोशनी डाली। ये इलाका ज़्यादातर अंग्रेज़ व्यापारियों का था। सभी घरों के दरवाजे बंद थे, सिवाय एक मकान के, जिसके सामने वो घायल आदमी पड़ा था। हमीद ने उस घर के अंदर रोशनी डाली। उसे एक स्विच बोर्ड दिखाई दिया जिसमें घंटी लगी हुई थी।
वो अंदर गया और घंटी का बटन दबाया। अंदर कहीं दूर घंटी बजने की आवाज़ आई। हमीद करीब 15 मिनट तक खड़ा रहा और बार बार घंटी बजाता रहा। आखिर अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी। फिर एक कमरे की लाइट जली और दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र की अंग्रेज़ औरत खड़ी थी, जिसने सोने का लिबास पहन रखा था। क्या बात है? उसने इतनी रात गए एक हिंदुस्तानी को सामने खड़ा देखकर हैरानी से पूछा। आपके मकान के सामने एक घायल आदमी बेहोश पड़ा है, हमीद ने कहा। तो मैं क्या करूं? वो झुंझला कर बोली। बात यह है कि वह भी एक अंग्रेज़ लगता है, हमीद ने धीरे से कहा। क्या क्या कहा? वो घबरा कर आगे बढ़ी। हमीद ने टॉर्च की रोशनी उस बेहोश आदमी पर डाली। औरत उसे देखते ही चीख पड़ी। ओह गॉड, इसे क्या हुआ? वो जल्दी से उसके पास बैठ गई। क्या तुम इसे पहचानती हो? हमीद ने पूछा। पहचानना क्या? वो घबरा कर बोली। ये मेरा पति है, लेकिन ये यहाँ कैसे? क्यों, क्या इसे कहीं और होना चाहिए था? हमीद ने सवाल किया। तुम मेरी मदद करो, हम इसे अंदर ले चलते हैं, औरत ने जल्दी से कहा। दोनों मिलकर उसे उठाकर अंदर ले गए। हमीद ने उसे सोफे पर लेटा दिया। औरत उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, हमीद ने फिर पूछा। मैं बहुत परेशान हूँ, अभी किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती, वो बोली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे जगाया और इसे अंदर लाने में मदद की। उसके लहजे से साफ लग रहा था कि वह अब नहीं चाहती कि हमीद वहाँ और रुके। मैडम, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं ज़रूरी जानकारी लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकता, हमीद ने कहा। क्यों? वो तेज़ आवाज़ में बोली। क्योंकि इस तरह की घटना की सूचना पुलिस को देना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन मैं इसे ज़रूरी नहीं समझती, वो घबराई हुई आवाज़ में बोली। हैरानी की बात है कि तुम्हारा पति इतने रहस्यमय तरीके से घायल हो गया और तुम पुलिस को खबर देना ज़रूरी नहीं समझती, हमीद बोला। तुम्हें इससे क्या मतलब? वो तेज़ लहजे में बोली। फिर खुद को संभालती हुई बोली। मेरा दिमाग इस वक्त ठीक नहीं है, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मैं पुलिस को खबर देना इसलिए ज़रूरी नहीं समझती कि… हाँ हाँ बोलो, हमीद ने कहा। हो सकता है कि यह अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़ा हो और सिर में चोट लगने से बेहोश हो गया हो, औरत ने कहा। चोट सिर के पीछे लगी है, हमीद बोला, और मैंने इसे ज़मीन पर औंधे मुंह पड़ा पाया था। अगर गिरने से चोट लगती तो माथे या सिर के आगे वाले हिस्से पर होती। तुम बड़े अजीब आदमी हो, वो झुंझला कर बोली। तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? समझ गया, हमीद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शायद तुम अपने पति से छुटकारा पाने का कोई बहाना ढूंढ रही हो। क्या मतलब? औरत चीख उठी। यूरोप की औरतें, खासकर अंग्रेज़, जब अपने पतियों से परेशान हो जाती है और तलाक का कोई रास्ता नहीं मिलता तो कभी कभी उन्हें मार ही देती है, हमीद ने शांत स्वर में कहा। चुप रहो, औरत गुस्से में चिल्लाई। मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। इस तरह तुम एक और अपराध करोगी, हमीद मुस्कुराकर बोला। औरत गुस्से में सिर पकड़कर बैठ गई। फिर अचानक बोली, यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे पति की बेहोशी की असली वजह जाने बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा, हमीद ने दृढ़ता से कहा। औरत गुस्से में उस पर झपटी। निकलो यहाँ से, वो उसे धक्का देकर दरवाजे तक ले आई। इससे काम नहीं चलेगा, हमीद ने धीरे से कहा। मैं पुलिस से जुड़ा हुआ हूँ। पुलिस? वो चौंक गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली। तुम मेरी मुसीबत क्यों बढ़ा रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरे पति की क्या हालत है? औरत बोली। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, हमीद ने शांत स्वर में कहा। क्या मदद करने का यही तरीका है? वो झुंझला कर बोली। ब्रांडी, हमीद ने गला साफ करते हुए कहा। उसे थोड़ी ब्रांडी दो। मैं सब कर लूँगी, तुम जा सकते हो, औरत ने बेरुखी से कहा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, हमीद दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए बोला। लेकिन पुलिस तुम्हें ज़रूर परेशान करेगी। रुको, औरत ने अचानक कहा। हमीद रुक कर उसकी तरफ मुड़ा। इसे इसके कमरे तक पहुँचा दो, मैं अकेले नहीं ले जा सकती,
औरत ने कहा। हमीद हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। दोनों ने मिलकर उसे फिर उठाया और एक छोटे से कमरे में ले गए। ये कमरा ऊपर की मंजिल पर था। उसे एक लोहे के बिस्तर पर लिटा दिया गया। तुम यहीं रुको, मैं ब्रांडी लेकर आती हूँ, औरत ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। हमीद एक कुर्सी पर बैठ गया। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया और उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हो। वो तुरंत उठकर खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, फिर वापस मुड़ गया। उसे महसूस हुआ कि यह रहना खतरे से खाली नहीं है। तभी बाहर से कई लोगों के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। हमीद तुरंत लोहे के बिस्तर के नीचे छिप गया, जिसकी चारों तरफ चादर लटकी हुई थी। अरे, वो कहाँ गया? औरत की आवाज़ आई। भाग गया होगा, एक आदमी बोला। मैं नीचे का दरवाज़ा खुला छोड़ आई थी, औरत बोली। ज़रूर कोई चोर था, दूसरा आदमी बोला, जैसे वो अपनी बात सबको सुनाना चाहता हो। जाकर नीचे का दरवाज़ा बंद करो, एक और आवाज़ आई। वे दोनों मजबूत और लंबे कद के आदमी थे। उनमें से एक किसी मिलिट्री अफसर जैसा लग रहा था। वह इतनी रात में भी अपनी फौजी वर्दी में ही था। उसने दूसरे आदमी की तरफ घूरकर देखा और वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। टीवी यानी उस घायल आदमी ने सावधानी नहीं बरती। उसने बेहोश पड़े अंग्रेज की तरफ इशारा करते हुए औरत से कहा, लेकिन वो इस समय बाहर क्यों गया था? औरत बोली, मैं तो समझ रही थी कि वह अपने कमरे में सो रहा होगा। तुम्हें ये समझने की ज़रूरत नहीं, मिलिट्री अफसर ने सख्ती से कहा। लेकिन वो आदमी कहाँ गया? औरत ने फिर पूछा। भाग गया, अफसर बोला। मेरा ख्याल है कि वह तुमसे हमदर्दी दिखाकर कुछ पैसे ऐंठना चाहता था। उसने तो कहा था कि वो पुलिस से जुड़ा है, औरत ने कहा। तुम इन पूर्वी लोगों को नहीं जानती, मिलिट्री अफसर बोला। लेकिन टीवी को घायल किसने किया? तुम आखिर बताते क्यों नहीं? औरत झुंझलाकर बोली। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अफसर ने ठंडे लहजे में कहा। क्यों नहीं होना चाहिए? औरत गुस्से में बोली। तुम लोग ज़रूर कोई खतरनाक काम कर रहे हो। नहीं, तुम गलत समझ रही हो, अफसर अब नरमी से बोला। तुम जानती हो कि यहाँ के कई देसी व्यापारी टीवी के दुश्मन हैं। लेकिन वो इस समय कहाँ गया था और तुम लोग अब तक जाग क्यों रहे हो? तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले और तुमने अभी क्यों कहा कि उसने सावधानी नहीं बरती? औरत ने एक ही सांस में सब सवाल पूछ डाले। तुम भी कभी कभी बहुत अजीब बातें करने लगती हो, मिलिट्री अफसर हंसकर बोला। मजाक में टालने की कोशिश मत करो, औरत ने तेज़ लहजे में कहा। हमें टीवी के लिए कुछ करना चाहिए, ये बातें बाद में भी हो सकती है, मिलिट्री अफसर ने कहा और बिस्तर के पास आ गया। इतने में दूसरा आदमी भी वापस आ गया, जो दरवाज़ा बंद करने गया था। मैंने पूरे घर को देख लिया, उसने कहा। ब्रांडी लाओ, मिलिट्री अफसर बोला, जो झुककर टीवी को देख रहा था। मैं पूछती हूँ, आखिर ये सब क्या है? औरत बेचैनी से बोली। भला मैं क्या बता सकता हूँ, अफसर झुंझला कर बोला। मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। सो रहे थे? औरत ने तंज से उसकी बात काटी। तुम्हें तो सुबह युद्ध के मैदान में जाना है ना, इसलिए तुम वर्दी पहनकर सो रहे थे और इतनी सावधानी से लेटे थे कि कपड़ों में एक भी सिलवट नहीं है। मिलिट्री अफसर चुप हो गया। तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, औरत गुस्से में बोली। 1 घंटा हो गया, अभी तक इसे होश नहीं आया। पता नहीं कितनी देर से बाहर बेहोश पड़ा था। किसी डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाते? थोड़ी देर बाद टीवी के शरीर में हलचल हुई और उसे होश आ गया। औरत कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन मिलिट्री अफसर ने इशारे से उसे चुप रहने का कहा। मैं कहाँ हूँ? टीवी ने भारी आवाज़ में पूछा। अपने कमरे में, औरत जल्दी से बोली। तुम गली में बेहोश पड़े थे। टीवी कुछ सोचने लगा, फिर उठकर बैठने की कोशिश की। तुम्हें आराम की ज़रूरत है, औरत आगे बढ़कर बोली। नहीं,
टीवी जल्दी से बोला, मुझे फ़ोन करना है, मुझे ऑफिस ले चलो। क्या पुलिस को? औरत ने पूछा। नहीं, टीवी ने उठते हुए कहा। तुम इस वक्त कहाँ गए थे? औरत से रहा नहीं गया, वो पूछ बैठी। ये बाद में पूछ लेना, मिलिट्री अफसर ने बीच में कहा। इस वक्त इसकी हालत ठीक नहीं है, तुम मुझे ऑफिस ले चलो, टीवी ने मिलिट्री अफसर की तरफ देखते हुए कहा। फिर अपनी पत्नी से बोला, तुम यही रहो। आखिर ये सब क्या है? औरत थक कर बोली, तुम्हें इससे मतलब नहीं, टीवी ने तेज़ लहजे में कहा। फिर वे तीनों कमरे से बाहर चले गए। औरत सिसक सिसक कर रोने लगी। हमीद बिस्तर के नीचे छिपा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करे। यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी था। खतरे की आहट उसे पहले ही मिल चुकी थी और अब इन लोगों की बातों से ये साफ हो गया था कि वे कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। वह भी यही सोच रहा था कि मिलिट्री अफसर फिर कमरे में आया और औरत से बोला, टीवी तुम्हें ऑफिस में बुला रहा है। औरत उठी और उसके साथ चली गई। हामिद समझ गया कि अब वे जल्दी वापस नहीं आएंगे। शायद वे उसे किसी तरह समझाकर शांत करने की कोशिश करेंगे। वो धीरे से बिस्तर के नीचे से निकला और मेज़ पर रखा लैंप बुझा दिया। फिर सोचने लगा, अगर नीचे कहीं रोशनी होगी तो पकड़ा जाना तय है। उसे ये भी नहीं पता था कि ऑफिस वाला कमरा किस तरफ है। कुछ पल सोचने के बाद उसने जेब से एक सिक्का निकाला, लैंप का बल्ब खोला और होल्डर में सिक्का फंसा दिया। फिर वापस बल्ब लगा दिया और स्विच बंद कर दिया। पूरी इमारत अंधेरे में डूब गई। हमीद तुरंत कमरे से बाहर निकला और तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। शायद फ्यूज़ उड़ गया है, किसी ने कहा, और अगले ही पल हमीद गली में था। सर्दी बहुत तेज़ थी। हमीद गली से निकलकर सीधे हाई सर्कल नाइट क्लब की तरफ बढ़ा। उसने घड़ी देखी, 3 बज रहे थे। क्लब पहुंचते पहुंचते उसे महसूस होने लगा कि ठंड से उसके शरीर के खुले हिस्से सुन्न हो गए हैं। क्लब में अब कुछ सूना सूना माहौल था। ज़्यादातर लोग जा चुके थे। कुछ मेज़ों पर वही लोग बैठे थे जो या तो बहुत लंबा खेल खेलते हैं या अपने घाटे की भरपाई करने में लगे होते हैं। हमीद एक खाली मेज़ के पास बैठ गया और कॉफ़ी मंगवाई। उसका दिमाग तेज़ी से चल रहा था। वे लोग कौन थे? उनका रहस्यमय व्यवहार, क्या इसका किसी बड़े मामले से संबंध हो सकता है? और तभी उसे अचानक सर बटहाल याद आया। आखिर उसका साथी कहाँ गया? क्या वह ज़मीन में समा गया या आसमान में उड़ गया? उस गली में तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद उसने सोचा कि अब घर जाना चाहिए। इस वक्त टैक्सी मिलना मुश्किल था, इसलिए उसे पैदल ही जाना पड़ा। कड़ाके की ठंड में उसने अपने ओवरकोट का कॉलर ऊपर किया और हैट को चेहरे पर झुकाते हुए क्लब से निकल गया। घर पहुंचते पहुंचते 4:30 बज गए। फरीदी के कमरे में अंधेरा था। शायद वो सो रहा था या घर पर था ही नहीं। नींद से हमीद की आंखें बोझल हो रही थी। वो सीधे अपने कमरे में गया, कपड़े बदले और बिस्तर में घुस गया। फिर उसकी आँख तब खुली जब फरीदी उसे झकझोर कर जगा रहा था। अरे साहब, कौन सी आफत आ गई? हमीद ने रज़ाई से मुंह निकालते हुए मेज़ पर रखी घड़ी की तरफ देखा। अभी तो 10 ही बजे है। वो फिर से मुंह ढकने लगा, लेकिन फरीदी ने रज़ाई खींच ली। लाहौल! हमीद उठकर खड़ा हो गया। तुम कहाँ थे? फरीदी ने पूछा। वहीं से जहाँ से आपने अभी उठाया है, हमीद ने जवाब दिया। मैं पूछ रहा हूँ कल रात कहाँ थे? उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा, हमीद ने कहा और बाथरूम की तरफ चला गया। फरीदी लाइब्रेरी की ओर चला गया। वो गहरे ख्यालों में डूबा हुआ था। नाश्ता करने के बाद हमीद पाई पीता हुआ टेलीफोन के पास आया। फरीदी किसी किताब में डूबा हुआ था। हमीद ने रिसीवर उठाया और बोला, हेलो कोतवाली, ज़रा जगदीश को बुलाइए। मैं हमीद बोल रहा हूँ। कल रात या आज सुबह किसी अंग्रेज़ ने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है क्या? अच्छा, क्या नाम बताया आपने? रॉजर टीवी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, धन्यवाद। नहीं, कोई ख़ास बात नहीं, शाम को आ रहे हैं। अच्छा।
हमीद ने रिसीवर रख दिया। इस दौरान फरीदी उसे गौर से देखता रहा। कोई नई शरारत? फरीदी ने हल्की मुस्कान के साथ तंज किया। जी हाँ, मेरी हर हरकत आपको शरारत ही लगती है, हमीद बोला। मैं एक नए मामले की जांच कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो आप इसे मजाक समझते हैं? नहीं, फरीदी बोला। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम सर बटहाल का पीछा करते करते किसी दूसरे मामले में फंस गए हो। क्या? हमीद चौंक पड़ा। आपको किससे पता? छोड़ो इसे, ये बताओ उस मकान का नंबर क्या था? फरीदी ने पूछा। पहले आप बताइए कि आपको कैसे पता चला। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, फरीदी ने सख्ती से कहा। 2/13 हरनी स्ट्रीट। और कुछ कहना चाहते हो? फरीदी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, कुछ खास नहीं। मैं उस नए मामले के बारे में जानना चाहता हूँ जिसकी तुम जांच कर रहे हो, फरीदी बोला। हमीद ने उसकी ही नकल करते हुए कहा। शायद आपको पता नहीं कि मैंने अपना तरीका बदल लिया है। अच्छा जी, फरीदी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। खैर जाने दो, मुझे क्या? फरीदी ने गंभीरता से कहा। शायद तुम अभी फ़ोन पर जगदीश से बात कर रहे थे। क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि टीवी के घर एक बदमाश भी घुसा था जो बाद में वहाँ की लाइट फ्यूज करके भाग गया और उसका हुलिया भी दर्ज कराया गया है? फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोला। मेरी सलाह है कि तुम तब तक घर से बाहर मत निकलना जब तक तुम्हारे चेहरे पर अच्छी खासी दाढ़ी ना आ जाए। हमीद चुपचाप फरीदी की तरफ देखता रहा। उसकी हालत किसी ऐसे बच्चे जैसी हो गई जिसे गलती पर डांट दिया गया हो। तुम्हारा तरीका वाकई बड़ा दिलचस्प है, फरीदी हंसते हुए बोला। हमीद ने जवाब देने की बजाय झेप कर एक किताब उठा ली। हाँ अब बताओ, फरीदी बोला। मैं ये नहीं कहता कि तुमने गलती की है। थोड़ी झिझक के बाद हमीद ने रात की पूरी कहानी सुना दी। लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? हमीद ने पूछा। कुछ बातें मुझे पहले से मालूम थी, बाकी तुमने बता दी। और अंत की खबर मुझे जगदीश से मिली। उसने आज सुबह मुझे टीवी के बारे में फ़ोन किया था, फरीदी ने जवाब दिया। पहले से आपको क्या पता था और कैसे? हमीद ने बेचैनी से पूछा। वो मैं बाद में बताऊंगा, फरीदी बोला। तुम्हारी कहानी का यह हिस्सा खास दिलचस्प है कि टीवी के घर में कोई फ़ौजी वर्दी पहनकर सो रहा था और इस बात पर उसकी पत्नी को हैरानी हो रही थी। हाँ, वहीं से मेरे शक और बढ़ गए थे, हमीद बोला। खैर, फरीदी सोचते हुए बोला। क्या तुम किसी नतीजे पर पहुँचे? समझ में नहीं आता, हमीद बोला। मैं तो सर बटहाल और उसके अजीब साथी का पीछा कर रहा था। दोनों एक गली में गए। मैं उनके कदमों की आवाज़ सुनता रहा, लेकिन जब सर बटहाल गली के दूसरे सिरे पर पहुंचा तो वो बिल्कुल अकेला था। अगर 1 सेकंड के लिए भी उसके कदम रुकते तो मैं कहता कि उसने उसे कहीं छिपा दिया या किसी के हवाले कर दिया होगा, हमीद बोला। और लौटते वक्त तुम्हें टीवी उसी गली में पड़ा मिला, फरीदी ने कहा। हाँ, और इसी वजह से मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि वही सर बटहाल के साथ था। उसके साधु जैसी दाढ़ी देखकर ही मुझे शक हो गया था कि वो नकली है, हमीद बोला। अच्छा, तो तुम ये मान रहे हो कि सर बटहाल ने उसे शराब पिलाई, गली में ले जाकर उसकी नकली दाढ़ी नोच ली, फिर उसे घायल करके वही छोड़ दिया, फरीदी मुस्कुराते हुए बोला। इसके अलावा और समझा भी क्या जा सकता है, हमीद ने कहा। मान लो ऐसा ही है, तो इस हरकत का मतलब क्या होगा, फरीदी ने पूछा। हमीद चुप हो गया। वो गहरी सोच में पड़ गया। ऊपरी तौर पर तो ये बिल्कुल बेकार और बेवजह की हरकत लगती है, उसने धीरे से कहा। लेकिन, फरीदी ने बात पकड़ी। लेकिन मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, हमीद झुंझला कर बोला। फरीदी हंस पड़ा। खैर, वो उठते हुए बोला। मुझे लगता है। कुछ देर बाद दोनों तहखाने की सीढ़ियाँ उतर रहे थे और फिर वह पल सच में हैरान कर देने वाला था। हमीद के मुंह से अचानक चीख निकल गई। सर बटहाल का वही अजीब सा साथी फरीदी के तहखाने में बैठा हुआ था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी तरफ देख रहा था। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, फरीदी ने उससे अंग्रेज़ी में पूछा।
इस घनी दाढ़ी की वजह से तुम्हें गर्मी लग रही होगी, इसे अब उतार ही दो। हमीद उसके चेहरे पर फरीदी की बात का असर देखने लगा, लेकिन वो आदमी ऐसे देखता रहा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। मेरा ख्याल है ये गूंगा है, फरीदी ने हमीद से अंग्रेज़ी में कहा। हो सकता है, हमीद बोला। रुको, मैं इसकी दाढ़ी निकाल देता हूँ, फरीदी ने कहा और आगे बढ़कर उसने उस आदमी की नकली दाढ़ी खींच ली। वो आदमी डर गया, लेकिन चुप ही रहा। अब उसके चेहरे से नकली दाढ़ी हट चुकी थी। फरीदी उसके पास बैठ गया और हमीद को भी बैठने का इशारा किया। फिर उसने जानबूझकर ऐसी बातें छेड़ दी जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। हमीद हैरान था, आखिर फरीदी क्या करना चाहता है। अचानक, अरे खुदा गारत करे, वो आदमी उछल पड़ा और अरबी भाषा में चिल्लाया। हमीद घबराकर उसकी तरफ देखने लगा और फरीदी ज़ोर से हंस पड़ा। तो क्या तुम अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते? फरीदी ने अरबी में पूछा। जानता हूँ, वो झुंझला कर बोला, लेकिन तुम्हारी मातृभाषा अरबी है, फरीदी ने कहा। हाँ, मैं हसीना का भाई हूँ, वो चीख कर बोला। जिस तरह तुम लोगों ने उसे मार डाला, मुझे भी मार दो, मैं अब जीना नहीं चाहता। हमीद हैरान रह गया। जो आदमी अब तक गूंगा बना हुआ था वो अचानक बोलने लगा। उसे अरबी भाषा नहीं आती थी, लेकिन इतना समझ गया कि दोनों उसी में बात कर रहे थे। ओह, तो तुम हसीना के भाई हो, फरीदी ने कहा। हाँ, अब देर किस बात की है, मुझे भी मार डालो, वो बोला। घबराने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हें मारने के लिए यहाँ नहीं लाए, फरीदी ने शांत स्वर में कहा। तो मुझे इस तहखाने में क्यों रखा है? उसने पूछा। कल रात तुम किसके साथ थे और तुमने भेष क्यों बदला था? फरीदी ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। भेष बदलने के बावजूद भी मैं नहीं बच सका, वो बोला। नहीं, तुम बच गए हो, फरीदी गंभीरता से बोला। लेकिन सर बटहाल, एक मिस्री लड़की के कारण? वो मेरे मरहूम बाप का दोस्त है और मेरा रिश्तेदार भी है, उसने कहा। क्या वह हसीना को पहचानता था? फरीदी ने पूछा। नहीं, लेकिन तुम्हें पहचानता है? हाँ, वो मुझे पहचानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे भी मार डालो। तुम इस शहर में कब आए? फरीदी ने पूछा। कल दोपहर। सर बटहाल से तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? मैं उसी के यहाँ ठहरा था। तो तुम्हें कल ही हसीना के कत्ल के बारे में पता चल गया था? हाँ। फिर तुमने पुलिस को अपने बारे में सूचना क्यों नहीं दी? फरीदी ने सख्ती से पूछा। तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब? वो झुंझला कर बोला। मतलब ये है कि मैं यहाँ की जांच एजेंसी का इंस्पेक्टर हूँ, फरीदी ने शांत लेकिन ठोस आवाज़ में कहा। सर बटहाल का साथी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। तुम्हारा नाम? फरीदी ने पूछा। फ़ज़ील, मोहम्मद फ़ज़ील। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, फरीदी बोला। मैंने? वह हैरानी से बोला। हाँ, तुम्हें अपने बारे में पुलिस को ज़रूर बताना चाहिए था। मुझे सर बटहाल ने रोक दिया था। क्यों? उसे डर था कि कहीं मुझे भी मार न दिया जाए। आखिर उसे ऐसा डर क्यों था? फरीदी ने पूछा। इसलिए क्योंकि अब मेरे पूरे परिवार में सिर्फ मैं ही बचा हूँ, फ़ज़ील ने भारी आवाज़ में कहा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, फरीदी बोला। मेरे अलावा मेरे परिवार का हर एक आदमी मार दिया गया है। क्यों? कोई वजह? फरीदी ने पूछा। वजह आज तक मुझे भी नहीं पता, वो बोला। पहले मेरे पिता मारे गए, फिर मेरा बड़ा भाई, फिर दूसरा, और शायद अब मेरी बारी है। फरीदी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला। मैं उस रुमाल के बारे में जानना चाहता हूँ जिसके कारण तुम्हारी बहन का कत्ल हुआ। ओह, वो मनहूस रुमाल। फ़ज़ील के चेहरे पर दर्द उभर आया। हाँ, वही, बताओ, फरीदी ने कहा। वो रुमाल मेरे पिता ने अपनी मौत से एक दिन पहले मेरे बड़े भाई को दिया था। लेकिन वो रुमाल था क्या? फरीदी ने पूछा। साधारण, बिल्कुल आम रुमाल जैसा।
तुम्हारे पिता के कातिलों का कोई पता चला था? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं था। मतलब? फरीदी ने दिलचस्पी से पूछा। मतलब? वो थोड़ा सोच कर बोला। इसे ऐसे समझो, अगर तुम एक छोटी सी चिड़िया को पकड़कर पूरी ताकत से दबाओ तो उसका क्या हाल होगा? ओह, फरीदी के मुंह से निकल गया। क्या तुम काहिरा के मशहूर जासूस फजील के बेटे हो? हाँ, मैं उसी बदकिस्मत बाप का बेटा हूँ, वह भर्राई आवाज़ में बोला। शायद 3 साल पहले हमें उस दर्दनाक हत्या की खबर मिली थी, फरीदी ने कहा, और ठीक तीसरे दिन मेरे भाई को भी गोली मार दी गई, फजील बोला। और वो रुमाल? फरीदी ने बेचैनी से पूछा। मैं उस रुमाल को भूल जाना चाहता हूँ, फजील ने धीमी आवाज़ में कहा। लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हें अपने पिता, भाई और बहन के कातिलों से बदला लेने के लिए ज़िंदा रहना है, फरीदी ने गंभीर स्वर में कहा। बदला? वो दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला। किसी अनदेखी ताकत से बदला नहीं लिया जा सकता। सर बठाल का कहना है कि ये किसी इंसान का काम है, लेकिन मैं इसे मानने को तैयार नहीं। आखिर क्यों? फरीदी ने पूछा। मेरे पिता की रहस्यमय मौत, उसने कहा। लेकिन तुम्हारे भाई को गोली मारी गई और तुम्हारी बहन को खंजर से, फरीदी ने तर्क दिया। ये सब उसी रुमाल की बदनसीबी है, फजील सोचते हुए बोला। वो रुमाल ज़रूर अभिशप्त है, उसका संबंध किसी बुरी आत्मा से है। लेकिन वो रुमाल तुम्हारी बहन तक कैसे पहुंचा? फरीदी ने पूछा। उस समय मैं वहाँ नहीं था, फजील बोला। मुझे पिता और भाई दोनों की मौत की खबर एक साथ मिली। जब मैं काहिरा वापस पहुंचा तो मेरे मामू ने सब बताया। मेरे भाई ने अपनी मौत से एक दिन पहले वो रुमाल हसीना को दिया था और उसे संभाल कर रखने को कहा था। और भाई की मौत के बाद हसीना रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। मैं उसे ढूंढता रहा, फिर पता चला कि वो तुम्हारे देश आ गई है। मैं यहाँ भी उसे ढूंढता रहा, और जब पहुँचा तो अखबार में उसकी तस्वीर देखी और उसकी मौत की खबर। वो रुक गया, उसकी आवाज़ भर आई थी। काश मैं भी। वो आगे न बोल सका। कुछ पल की खामोशी के बाद फरीदी ने पूछा। सर बठाल से तुम पहली बार कब और कहाँ मिले थे? पिता और भाई की मौत के बाद वो हमारे घर आया था, फजील ने कहा। क्या उस समय हसीना वहाँ थी? फरीदी ने पूछा। नहीं, वो तब तक गायब हो चुकी थी। क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि सर बटहाल ने उसे कभी नहीं देखा था? मुझे पूरा यकीन है, वो उसे नहीं पहचानता था, फजील ने जवाब दिया। फरीदी ने पूछा। क्या सर बटहाल के सामने कभी इस रुमाल का जिक्र हुआ था? उसने जवाब दिया। कल के अलावा कभी नहीं। क्या तुम्हें अपनी याददाश्त पर पूरा भरोसा है? हाँ, बिल्कुल। तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि सर बथाल तुम्हारे पिता का दोस्त था? ये बात मुझे खुद सर बथाल ने ही बताई थी। क्या तुम्हारे पिता ने कभी उसका जिक्र किया था? कभी नहीं। फरीदी कुछ सोचने लगा। फजील अधूरी बात कहते हुए बोला। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूँ? फरीदी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं सच में सरकारी जासूस हूँ और तुम्हारी बहन के कत्ल की जांच कर रहा हूँ। अब तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। फजील चुपचाप ज़मीन की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद उसने पूछा, मुझे यहाँ कब तक रहना पड़ेगा? फरीदी ने जवाब दिया, ज़्यादा दिन नहीं। मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँगा। थोड़ी देर के लिए फिर से सन्नाटा छा गया। हमीद के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। अचानक फरीदी ने पूछा, कल रात सर बथाल ने तुम्हें इतनी ज़्यादा शराब क्यों पिलाई थी?